25 जून 1975 भारत के इतिहास की वो रात जब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ। इमरजेंसी लगते ही पूरे देश में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। आज हम उन प्रमुख नेताओं की कहानी जानेंगे जिन्होंने इस अंधेरे दौर को सहा लेकिन झुकने से इनकार किया। 25-26 जून 1975 की रात जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई, देश भर में एक सुनियोजित अभियान शुरू हुआ। पुलिस और प्रशासन को पहले से ही सूची दे दी गई थी किसे पकड़ना है, कब पकड़ना है। निशाने पर थे विपक्षी नेता, छात्र, पत्रकार और हर वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत बिना वारंट और बिना किसी सुनवाई के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम था जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक कहा जाता था। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर चंडीगढ़ जेल भेज दिया गया। उनका अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जेल में उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि नवंबर 1975 में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से रिहा करना पड़ा, लेकिन उनका आंदोलन नहीं रुका। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई, एक वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री। उन्हें भी 26 जून को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने लगभग पूरी इमरजेंसी जेल में बिताई। बाद में यही मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद किया गया। लगभग 19 महीने तक ये जेल में रहे। वाजपेयी जी ने इस दौरान अपनी भावनाओं को कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया, जबकि आडवाणी जी ने इसे अपने जीवन का सबसे कठिन समय बताया। चरण सिंह, जो एक बड़े किसान नेता थे, उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये साफ था, जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा उसे चुप करा दिया जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी सबसे अलग और संघर्षपूर्ण रही। इमरजेंसी लगते ही वे भूमिगत हो गए और लंबे समय तक गुप्त रूप से विरोध आंदोलन चलाते रहे, लेकिन जून 1976 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बड़ौदा डायनामाइट केस लगाया गया और उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर अदालत में पेश किया गया। ये दृश्य आज भी इमरजेंसी के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। चंद्रशेखर, जो उस समय कांग्रेस के ही असंतुष्ट नेता थे, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि इमरजेंसी केवल विपक्ष के खिलाफ नहीं बल्कि हर विरोधी आवाज के खिलाफ थी। महिला नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया। विजया राजे सिंधिया और जयपुर की महारानी गायत्री देवी को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भी वही कठिन परिस्थितियां झेलीं जो अन्य राजनीतिक कैदियों ने झेली। युवा नेता भी इस दमन से बच नहीं सके। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, अरुण जेटली, ये सभी उस समय युवा थे, लेकिन उन्हें भी जेल जाना पड़ा। यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की नींव बना। दक्षिण भारत में भी कार्रवाई तेज थी। M.K. स्टालिन को 1976 में गिरफ्तार किया गया और उन्होंने जेल में यातनाएं भी झेली। वामपंथी नेताओं जैसे V.S. अच्युतानंदन को भी जेल में बंद किया गया। पत्रकारों और लेखकों को भी निशाना बनाया गया। K.R. मलकानी जैसे संपादकों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई थी। बिना सरकारी अनुमति के कोई खबर प्रकाशित नहीं हो सकती थी। और सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, लाखों आम लोग, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, मजदूर, सभी को जेल में डाल दिया गया। अनुमान है कि 1 लाख से अधिक लोग इस दौरान गिरफ्तार किए गए। जेल के अंदर की परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। कई लोगों को एकांत कारावास में रखा गया। कई जगहों पर यातनाओं की खबरें भी सामने आईं। स्नेहलता रेड्डी की मौत इस दमन का सबसे दुखद उदाहरण बनी। जनवरी 1977 में अचानक इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। इसके साथ ही धीरे धीरे राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाने लगा। मार्च 1977 में इमरजेंसी समाप्त हो गई। जनता ने वोट दिया और जो नेता जेल में थे वही सत्ता में आ गए। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत थी। इमरजेंसी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। यह हमें सिखाती है कि जब सत्ता पर नियंत्रण नहीं होता तो लोकतंत्र कितनी जल्दी तानाशाही में बदल जाता है। उन नेताओं ने जेल में रहकर सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं बल्कि पूरे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आज भी ये दौर हमें याद दिलाता है, आज़ादी कभी स्थायी नहीं होती,
उसे हमेशा बचा कर रखना पड़ता है।